Hello students, welcome all of you to the online platform of Achievers Education. Students, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंस के बारे में पढ़े थे। रेजोनेंस को फिर आगे चल के थोड़ा हम मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़े और मेसोमेरिक इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, यानी प्लस एम एंड माइनस एम, है ना। ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे यानी आज का जो टॉपिक होगा वो आप लोगों का हाइपर कंजुगेशन होगा, है ना। यानी जो तीसरा इफेक्ट था, पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा मेसोमेरिक और रेजोनेंस इसको नाम दिए थे आप, नंबर 3 हाइपर कंजुगेशन और नंबर 4 हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। यानी ये जो सेशन अभी चलेगा लेक्चर नंबर 5, उसमें हम लोग हाइपर कंजुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये दोनों को कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं अभी हाइपर कंजुगेशन, है ना। बोर्ड पे देखिएगा प्लीज बच्चों। ये हाइपर कंजुगेशन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी अल्कीन की बात करेंगे, जब भी फ्री रेडिकल्स की बात करेंगे या जब भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करेंगे तो वहां पे ये हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा ही रहता है ना। यानी पहले तो बता दीजिए स्टेटमेंट क्या था पहला, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। यस यस, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, है ना पहला। बताइए दूसरा क्या था, इट इज द कंसेप्ट ऑफ बोथ सिग्मा एंड पाई, यानी बोथ पाई बॉन्डो और सिग्मा बॉन्डो ये दोनों का ये कंसेप्ट है। यानी इट इज द कंसेप्ट ऑफ बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, है ना। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों। हाइपर कंजुगेशन का हम कैसे पढ़ेंगे ये पहले समझ लेते हैं कि हाइपर कंजुगेशन को हम कैसे पढ़ेंगे, है ना। यानी ध्यान से देखिएगा प्लीज। नंबर 3 बच्चों, पहले तो ध्यान से देखिएगा, हम यहां इसको किस किस जगह पे पढ़ेंगे, इन केस ऑफ कार्बोकैटायन, है ना। दूसरा कहां पे पढ़ेंगे, इन केस ऑफ फ्री रेडिकल्स या कार्बन फ्री रेडिकल बोल सकते हैं। नंबर 3 कहां पे पढ़ेंगे, एल्किनो में, यानी इन केस ऑफ एल्कीन, एल्कीन, है ना। नंबर 4 लास्ट कहां पे पढ़ेंगे, इन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। यानी अगर ये 4 जगह में हम हाइपर कंजुगेशन को समझ गए या पढ़ लिए तो आप लोगों का जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी चौथा कहां पे पढ़ेंगे बताइए, इन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, है ना। यानी जो बेंजीन का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए तो फटाफट शुरू कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा बोर्ड के ऊपर। पहला समझते हैं इन केस ऑफ कार्बोकैटायन। पहले तो ये ध्यान में आपके पास रहना चाहिए कि हम कैसे जानेंगे या हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वहां पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। ध्यान से समझिए इस बात को बच्चों, एक एग्जांपल से समझते हैं प्लीज। यहां पे कार्बोकैटायन है ना। यानी ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है ना? अच्छा बताइए, जहां पे कार्बोकैटायन है उसका जो बगल वाला कार्बन है, यानी कार्बोकैटायन के जो बगल वाला कार्बन है उसको आप क्या बोलते हैं, यस अल्फा कार्बन, है ना। यानी जहां पे कार्बोकैटायन है, यहां पे कार्बोकैटायन है, इसका जो बगल वाला यानी सबसे करीब वाला जो होगा बताइए उसका नाम आप क्या दे देंगे, अल्फा कार्बन, है ना। अगला अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसी हाइड्रोजन को आप लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन।
यानी पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया, पहले सिलेक्ट कर लीजिए कार्बोकैटायन कहां पे है, और कार्बोकैटायन का जो बगल वाला कार्बन है ना, यानी मान लीजिए मेरे पास कोई यहां पे खड़ा हुआ है, मैं कार्बोकैटायन हूं, तो अल्फा पोजीशन मेरा कौन सा होगा, मेरे पास में जो खड़ा हुआ है, दूर वाला नहीं, जो पास में खड़ा हुआ है ना। यानी इस वाली कार्बन की अगर बात करेंगे जिसके ऊपर कार्बोकैटायन है, उसके पास में जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन का नाम दे सकते हैं। एंड वही अल्फा कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहां पे आप बोल सकते हैं उस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। यानी यहां पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यस 3, यानी यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। ध्यान से देखिएगा कैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। और दूसरा बात, ये जो अल्फा पोजीशन है ना, अल्फा पोजीशन बच्चों, इसका हाइब्रिडाइजेशन जब भी आप हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना बहुत ही जरूरी है। यानी जब भी कोई कार्बोकैटायन है और कार्बोकैटायन के जो बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आप वहां पे बोल सकते हैं कि यहां से हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। यानी इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तरीका क्या है, कैसे आप समझेंगे कि पहले चेक कर लीजिए जो कार्बोकैटायन है उसके बाद बगल में कोई कार्बन है क्या, यस कार्बोकैटायन के बगल में कार्बन है, और उस कार्बन एटम का आप नाम दे देंगे अल्फा कार्बन। वही अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, यानी आप वही 3 हाइड्रोजन को बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन, जो कि एक हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट दिखाता है। चलिए कैसे दिखाता है आगे चल के बात करेंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा और एक एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा प्लीज। ध्यान से देखिएगा, चलिए ऐसे ही ले लीजिए पहले, सिंपल सा। यहां पे ऐसे ही बताइए, तुरंत ही बताइए, फटाक से बताइए कौन सा वाला अल्फा। सर पहले तो अल्फा को जानने के लिए आप कार्बोकैटायन को सिलेक्ट कीजिए। यस सर, मैं यहां पे रेड मार्कर से दिखा रहा हूं, दिस वन इज योर कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन है ना, वेरी गुड। अब बताइए सर अल्फा कौन सा होगा, अभी बताया कार्बोकैटायन का बगल वाला कार्बन, यानी अगर ये कार्बोकैटायन है तो ये वाला कार्बन बगल वाला हो जाएगा अल्फा कार्बन, और सर अगर ये कार्बोकैटायन है तो ये वाला भी तो अल्फा कार्बन हो जाएगा। यानी यहां पे 2 अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। तो बताइए सर अगर ये अल्फा कार्बन है तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सर 3 अल्फा हाइड्रोजन। पहले चेक कीजिए कि अल्फा हाइड्रोजन काउंट कैसे करते हैं, फिर आगे चल के इनका एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे, है ना। बताइए सर यहाँ पे कितने हैं, सर यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और मैंने अभी बताया तब भी आप उनको हाइपर कंजुगेशन में काउंट कर सकते हैं जब वही कार्बन एटम यानी अल्फा पोजीशन में जो कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा sp3 बिल्कुल सर है यहाँ, ये सर यहाँ पे भी sp3 है। यानी अगर आप हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे हैं कार्बोकैटायनों में, तो वहां पे जो अल्फा पोजीशन में कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना जरूरी है। दूसरी बात, वही कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी अल्फा कार्बन के पास, आप उसको नाम दे सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन, है ना। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो यहां से कैसे हम कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन, चलिए देख लेते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, इन चारों में हम लोगों को पढ़ना है ना। तो पहला इन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, है ना। फिर आगे चलेंगे दूसरा फ्री रेडिकल, फिर तीसरा रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन और अल्किनों में कैसे देखेंगे, आगे जाके बात करेंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा, चलिए इन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन,
सिंपल सा बात, आपको इतना ही ध्यान में रखना है। हाइपर कंजुगेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे अल्फा हाइड्रोजन को आप चेक करेंगे, है ना। कैसे चेक करेंगे? जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उसको पिक कीजिए, उसका जो बगल वाला कार्बन है, जितने भी बगल वाले कार्बन है उसको आप अल्फा कार्बन का नाम दे दीजिए, और वही अल्फा कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो आप उसको अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपके सामने ये सवाल आता है, क्या? ध्यान से देखिएगा प्लीज। ऐसे ले लीजिए, फिर नंबर तीसरा, चौथा, है ना। तो आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपके सामने सवाल आया है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकैटायन। क्या पूछा गया है कि जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ है, बताइए कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? यस बताइए। यस तो आप क्या चेक करेंगे ना? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यानी जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, और जहां पे अल्फा हाइड्रोजन कम है वहां पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। बताइए, आइए चेक करते हैं कहां पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है। पहले खुद थोड़ा ट्राई कर लीजिए, फिर हम चेक करेंगे, है ना। बताइए सर, आपने अभी बोले थे, क्या बोले थे सर आप? अगर कहीं कार्बोकैटायन है तो उसका बगल वाला कार्बन को आप अल्फा कार्बन बोलेंगे। और बताइए इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? यस 3 हाइड्रोजन, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। चलिए आगे, ये कार्बोकैटायन है यानी ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। ये अल्फा है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए अल्फा कार्बन जरूरी है ना। यानी यहां पे 3, यहां पे 3, कुल मिलकर कितना हो गया? 6 अल्फा हाइड्रोजन। चलिए आगे चलिए, ये अल्फा है, बिल्कुल कार्बोकैटायन का बगल वाला, कार्बोकैटायन का बगल वाला, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा है, यानी यहां पे 3 अल्फा कार्बन है। तो बताइए 3 3 3 यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन है। चलिए आगे बताइए, अल्फा कार्बन है ही नहीं यहां पे, तो बताइए कितना अल्फा हाइड्रोजन है? सर यहां पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है ना। बताइए किसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा? अभी सर आप बताए थे जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसका अल्फा हाइड्रोजन कम उसका स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा 9 यानी R, फिर कौन जीत जाएगा? यस Q, क्योंकि इसके पास 6 है, फिर आगे चल के P, उसके बाद S। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, है ना। आप समझ गए होंगे कि कार्बोकैटायनों में कैसे हम हाइपर कंजुगेशन को इस्तेमाल करेंगे या यूज करेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं प्लीज। और एक सवाल ले लेते हैं, बोर्ड पे देखिएगा। मान लीजिए दूसरा सवाल ले लेते हैं। वैसे आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपके सामने ये सवाल आ गया कि फाइंड द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इन द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स। ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी अगर इन्हीं अल्काइल हैलाइडों को आप
वाटर के साथ रिएक्ट करवाने जाते हैं। किसके साथ बच्चों? वाटर के साथ रिएक्ट करवाने जाते हैं। तो किसमें सबसे ज्यादा या किसमें पहले रिएक्शन होगा या किस रिएक्टेंट का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा? तो बताइए। अब देखते हैं, पहले क्वेश्चन देख लो भाई। वाटर नंबर 3, यहां पे भी लगा हुआ है, वाटर के साथ रिएक्शन करने जाएंगे। बताइए यहां पे अगर मैं इसका रेट K1 लिख दूं, इसका रेट K2, इसका रेट K3 लिख दूं, तो उसने क्या पूछा है कि सबसे पहले यानी किसका रेट सबसे ज्यादा होगा? बताइए। अगर आप SN1 के बारे में पढ़े होंगे बच्चों, ये SN1 का सवाल है, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जहां पे हैलोजन निकलने के बाद कार्बोकैटायनों का फॉर्मेशन होता है। अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है निकलने के बाद कौन सा? हैलाइड या हैलोजन एटम, तो वहां पे आप हाइपर कंजुगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पहले क्या होगा बताइए? यहां से हैलोजन निकलेगा, है ना। जब भी आप SN1 पढ़ेंगे वहां पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। बस यहीं पे इतना ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगर हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइडों का, तो आपको क्या करना है? पहले हैलोजन को निकाल दीजिए। जिस पोजीशन से निकाल रहे हैं वहां पे एक कार्बोकैटायन फॉर्म कर दीजिए। बताइए, अगर यहां से निकल रहा है तो कार्बोकैटायन यहां पे बन जाएगा। आगे अगर यहां से निकल रहा है तो कार्बोकैटायन बताइए यहां पे बन जाएगा। नंबर 3, अगर यहां से निकल रहा है तो कार्बोकैटायन यहां पे बन जाएगा। ओ माय गॉड, वही बात हो गया ना बेटा। अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है तो कैसे जवाब दोगी? यस सर, अभी तो आपने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा है। चलिए उसी से हम सवाल का आंसर बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए? यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? चेक कर लीजिए। सर यहां पे ये वाला कार्बन पॉजिटिव है, यानी ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। यस सर। और ये वाला भी जो कार्बन है सर ये भी अल्फा कार्बन है, और ये वाला भी कार्बन सर अल्फा है, यानी यहां पे 3 अल्फा कार्बन है। और चेक कीजिए वहां पे अल्फा कार्बन के पास, यानी वही अल्फा कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर यहां पे 1 2 3 यानी 3 है। सर यहां पे भी 1 2 3 यानी यहां पे भी 3 है। सर यहां पे 2 बॉन्ड बन चुका है यानी 2 है। तो टोटल कुल मिलकर कितना हुआ? 3 3 6 2 8 यानी इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है। चलिए दूसरे पे बताइए। सर अगर ये वाला पॉजिटिव है तो ये अल्फा बन जाएगा, अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन। ये वाला है तो ये वाला अल्फा कार्बन बन जाएगा। बताइए कितना है? सर यहां पे 3 है, 3 हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां साइड से इस साइड सर 3 बॉन्ड बना चुका है। यार इतना तो समझ पाएंगे आप। 3 अगर हो चुका है तो कितना हाइड्रोजन रहेगा? 1, यानी यहां पे टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। नीचे में कार्बोकैटायन, दिस पोजीशन इज योर अल्फा, और यहां पे 2 ही हाइड्रोजन है, यानी हियर 2 अल्फा हाइड्रोजन। बताइए इंटरेस्टिंग, किसमें हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा होगा, यानी बेहतर होगा, जल्दी होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसमें ज्यादा होगा? सर जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है वही सबसे ज्यादा अच्छे से प्रोडक्ट बनाएगा, तुरंत ही प्रोडक्ट बनाएगा। यानी बताइए 8 अल्फा हाइड्रोजन जीत जाएगा पहले, फिर 4 अल्फा हाइड्रोजन, फिर 2 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब 8 किसका है भाई? मान लेते हैं इसका K1 है ना, यानी इससे ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस या रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर आप अल्काइल हैलाइडों के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं। देख लीजिए पहले अच्छे से, मैंने क्या बताया आपको कि जब भी आप हाइड्रोलिसिस करने जाएंगे पहले हैलोजन को निकाल दीजिए उसी पोजीशन से जहां पे वो जुड़ा हुआ है, और वहां पे एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर दीजिए। अगर एक बार कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है
तो जितने भी फलाना ढिमकाना आप सीखे हैं अप्लाई कर दीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा। यानी ये पहला एप्लीकेशन होता है कार्बोकैटायनों में हाइपर कंजुगेशन का क्या रोल है। चलिए फटाफट नोट कर दीजिए, फिर आगे चलेंगे। दूसरा, इन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कार्बोकैटायन का हुआ है वैसे ही फ्री रेडिकल का भी होगा। तो आप खुद भी बना सकते हैं, जहां पे हम लोग कार्बोकैटायन दिए हैं वहां पे आप फ्री रेडिकल दे दीजिए, बात बराबर है। जैसे कार्बोकैटायनों में होता है वैसे ही फ्री रेडिकलों में होता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं, है ना। चलिए इन फ्री रेडिकल्स, है ना, फ्री रेडिकलों में देखते हैं। इन द फ्री रेडिकल्स यानी कार्बन फ्री रेडिकल, है ना। बच्चों ध्यान से देखो बोर्ड पे, वही सेम ही बात है, सेम कंसेप्ट। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। दिमाग में इतना डाल दीजिए, अगर हाइपर कंजुगेशन की बात हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अल्फा हाइड्रोजन के बारे में सोचना है, बाकी सब बंद कर दीजिए, है ना। जैसे केएल राहुल जब सेंचुरी मारता है, शतक मारता है, ऐसे करता है ना, यानी है ना, उसका राज है ना, उसी का ही है। वैसे ही आप एक काम कीजिए, जब भी मजा कर रहा था, आप स्टेबिलिटी यानी हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन की बात कीजिए। और आपको अल्फा हाइड्रोजन कैसे मिलेगा मैंने अभी बताया, अभी दूसरा बता रहा हूं। चलिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान से देखिएगा प्लीज बोर्ड पे। चलिए ए बी, फिर अगला बताइए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल बताइए। सेमी सम कंसेप्ट आप लोगों को अप्लाई करना है। पहले चेक कीजिए, जहां पे फ्री रेडिकल है उसी को आप मान लीजिए पहले फ्री रेडिकल, जैसे कार्बोकैटायन में आप माने थे। फिर उसका जो बगल वाला कार्बन है उसको आप यस अल्फा कार्बन का नाम दे दीजिए, और वही अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है आप उसको बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यानी यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे 3 3 6, ओ माय गॉड 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? वेरी इंटरेस्टिंग। 9 वाला जीत जाएगा पहले भाई, फिर उसके बाद 6 वाला यानी बी, देन सी, देन ए। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स, है ना। ऐसे आप आसानी से अच्छे से कर सकते हैं, है ना। चलिए बस फ्री रेडिकल आप आराम से कर पाएंगे, जहां कहीं पे भी फ्री रेडिकल आता है और वहां पे अगर आप आपको स्टेबिलिटी के बारे में पूछा गया है उसको आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा तो इस साइड पे लिख लेते हैं ना। अगला, इन द स्टेबिलिटी ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं इन केस ऑफ अल्कीन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आप समझ पाएंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। कैसे हाइपर कंजुगेशन अल्कीनों को स्टेबल बनाता है, यानी अल्कीनों में कैसे हम हाइपर कंजुगेशन का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों आप जब भी 12th जाएंगे वहां पे आप एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, है ना। हम लोग भी वहां पे बात करेंगे। ये अगर कंप्लीट हो जाता है ना, जो इफेक्ट्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट खत्म होने के बाद हम भी एलिमिनेशन रिएक्शन पे जाएंगे।
और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, आप वहां पे कंसेप्ट पढ़ते हैं, द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल। यानी सेजेफ बाबा ने क्या बताया वहां पे आप पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा बस बता रहा हूं ये हाइपर कंजुगेशन का इस्तेमाल वहां पे कैसे होता है। यानी सेजेफ बाबा ने बताया कि अगर आपके पास अल्कीन है और वही अल्कीनों में जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, सब्स्टिट्यूटेड मतलब घेरा हुआ है अल्काइल ग्रुप से, है ना, यानी जो मिथाइल ग्रुप होते हैं उनको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं ना बेटा, तो वही ग्रुप से जो अल्कीन ज्यादा घेरा हुआ होता है, सब्स्टिट्यूटेड होता है, आप उसको मेजर प्रोडक्ट का दर्जा दे देते हैं। क्यों देते हैं, आइए इस बात को अभी समझते हैं। चलिए कैसे चेक करना है आप लोगों को, प्लीज ध्यान से देखिएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्लीज बोर्ड पे फोकस होना बहुत ही जरूरी है प्लीज। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, प्लीज अगला ऐसे लिख दीजिए ना, ऐसे आसान हो जाएगा, है ना, ऐसे लिख दीजिए इसको, C डबल बॉन्ड C H H, यहाँ से CH3, यहाँ पे भी CH3। अगला आगे चलते हैं, है ना, अल्कीनों में कैसे हो रहा है हम इसको समझेंगे। डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, चारों के चारों CH3 लगा दीजिए। फिर आगे H H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H लगा दीजिए, है ना। और कुछ बाकी रहेगा क्या, 2 4 1, अच्छा एक 3 वाला बच गया, या 4 2 बार लिख दिया, यहाँ पे H कर दीजिए। चलिए मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, A B C D, ये 4 सवाल या 4 दिया गया है सवाल आपके सामने, और उसने पूछा है व्हिच अल्कीन इज मोर स्टेबल। क्या पूछा है, व्हिच अल्कीन इज मोर स्टेबल। मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को, जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पे ये इस्तेमाल होगा। यानी जब भी हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे वहां पे हाइपर कंजुगेशन की बात बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या करना है आप लोगों को। जैसे कि आप कार्बोकैटायन में देखे थे, जहां पे कार्बोकैटायन है ना बेटा, वो बगल वाला कार्बन को, मान लीजिए यहाँ पे कार्बोकैटायन है, बगल वाला कार्बन को आप अल्फा कार्बन का नाम दे दिए थे। यहां पे क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड सिस्टम है ना, डबल बॉन्ड सिस्टम, प्लीज ये दोनों को पिक करना है, यानी पूरा डबल बॉन्ड सिस्टम को ही पिक करना है, पाई बॉन्डों को क्लिक करना है ना, इनको क्लिक करना है या पिक करना है, कुछ भी बोल सकते हैं। यस, पहले राउंड कर दीजिए, है ना। चलिए फिर आगे क्या करना है, इस वाली कार्बन के लिए ये अल्फा है, ध्यान से देख रही है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। इस वाली कार्बन के लिए ये अल्फा है, ये वाली कार्बन के लिए ये भी अल्फा है, इस वाली कार्बन के लिए, अच्छा यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे भी है ही नहीं। यानी आप लोगों को क्या करना है, पहले जो डबल बॉन्ड सिस्टम है उसको बॉक्स कर दीजिए, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। फिर उसका जो एनवायरनमेंट है, यानी वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, चेक कर लीजिए। अगर वही डबल बॉन्ड कोई कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये वाला इसके साथ, ये भी अल्फा कार्बन। यहाँ पे तो कार्बन है ही नहीं, यानी बात नहीं करेंगे। नीचे चलते हैं, बताइए ये वाला कार्बन को पिक कीजिए। मैंने बताया अभी क्या करना है, अल्कीनों में जो डबल कार्बन है, यानी जो डबल बॉन्ड है, वही दोनों एंड में जो कार्बन है दोनों को पिक कीजिए। बताइए इसके लिए ये अल्फा है, बिल्कुल सर, इसके लिए ये भी अल्फा है सर, इसके लिए ये भी अल्फा है, वेरी गुड सर, इसके लिए ये भी अल्फा है, यानी यहाँ पे 4 अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे कितने, 3 3 6 3 9, बताइए 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना था सर, यहाँ पे तो इस साइड पे है ही नहीं, यानी 1 2 यानी यहाँ पे 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। क्या करना है अल्कीनों में, थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये पार्ट समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन आ जाते हैं। अगर 2 आ जाता है तो दोनों को पिक कर लीजिए। दोनों के लिए अगर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा, है ना।
यानी ये डबल बॉन्ड के पास ये भी अल्फा है, अल्फा अल्फा अल्फा, हर जगह अल्फा है ना। जय जगन्नाथ। बताइए इस वाली कार्बन के लिए ये भी अल्फा है, इस वाले कार्बन के लिए अल्फा कार्बन, ये वाले के लिए ये भी अल्फा। बताइए ये अल्फा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है ना। बताइए सर यहाँ पे सर ये इकलौता अल्फा कार्बन है, क्योंकि बाकी वही डबल बॉन्ड के साथ कोई भी कार्बन जुड़ा नहीं है। तो बताइए किसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा? 3 अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान में रखिएगा, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। यानी स्टेबिलिटी ऑफ, बताइए, एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो बताइए अगर हम ना दे देंगे ए बी सी डी, ए के पास कितना? 6, बी के पास कहां लिखा भाई? 3 6, ओ माय गॉड, 9 अल्फा हाइड्रोजन। वेरी गुड। इसके पास 3 है, इसके पास 12, तो सबसे ज्यादा बताइए 12 वाली जीत जाएगी, फिर 9 वाली, है ना। फिर आगे कौन जीत जाएगा? 6 है क्या? हाँ बिल्कुल है सर, 6 अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद सर 3, यानी सबसे ज्यादा 12 यानी सी का स्टेबिलिटी ज्यादा। फिर 9 देखो भाई, बी, ओ माय गॉड। फिर अगला 6 यानी ए, है ना। फिर अगला बाकी कौन बच गया भाई? डी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, है ना। यानी एल्कीनों में कैसे आप लोगों को इस्तेमाल करना है, वही एल्कीन को पिक कीजिए, दोनों कार्बन को, और दोनों कार्बन के लिए अगर ये वाला पोजीशन यहाँ पे कार्बन है तो उसको अल्फा बोलिए, इस वाली कार्बन के लिए ये भी अल्फा है, यानी ये वाली कार्बन के लिए ये अल्फा, इस वाली कार्बन के लिए ये भी अल्फा, ऐसे आप चूज कर सकते हैं। और मैंने अभी आपको बताया हाइपर कंजुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, यानी जहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, मतलब वो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। ध्यान से देखिएगा, ये वाली को देखिए कितना सब्स्टिट्यूटेड है। ओ माय गॉड, 4 अल्काइल ग्रुप इनको क्या किए हैं? कवर कर दिए हैं, है ना। यानी इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया है। इसलिए ध्यान से देखिए अल्कीनों में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन द फॉलोइंग एल्कीन्स। है ना। देखिए प्लीज, मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, प्लीज। चलिए यहाँ पे आप एक काम कर दीजिए, हाँ ठीक है, बस इतना ही ले लेते हैं, ए या पी क्यू आर। बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन है, यानी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इन हियर पी क्यू आर। ट्राई कीजिए पहले, वही कंसेप्ट, पहले एल्कीन को पिक कीजिए। अल्कीनों के पास जितने भी बगल वाले कार्बन है उन्हीं सभी कार्बन को अल्फा का नाम दे दीजिए और चेक कीजिए वही अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। देखिए इस वाली के पास आ जाइए, मार्क कर दीजिए पहले, ये वाला अल्कीन हो गया है ना। इस वाली बताइए, इस वाली के लिए ये अल्फा है ना, इस वाले कार्बन के लिए अल्फा, ये भी अल्फा है, क्योंकि अभी सर बताए एल्कीनों को पिक कीजिए और उसके जो बगल वाला कार्बन है उसको आप अल्फा का नाम दे दीजिए। यस, ये वाला। अब बताइए, ये वाला अल्कीन हो गया ना बेटा, तो ये भी अल्फा है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है ना, यानी 4। पहले पोजीशन चेक कर लीजिए अल्फा कौन से हैं। अगर आगे चलिए इन अल्कीनों के लिए बताइए सर ये भी है, बिल्कुल सर ये वाला है, ये नहीं है सर, ये वाला भी है,
यानी पहले आप क्या किए, अल्फा कार्बन को चेक कर लीजिए, फिर अब देखिए कि वही अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है। सर यहां पे 2, सर यहां पे 2, यानी इसके पास टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर आगे सर यहां पे 3 होगा क्योंकि एक ही बॉन्ड बना हुआ है। सर यहां पे और एक 3 है, यहां पे 2, यहां पे 2, यानी 3 3 6 2 8, ओ माय गॉड 10 अल्फा हाइड्रोजन। फिर आगे सर यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यानी टोटल 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8 अल्फा हाइड्रोजन। बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बोलिए। यस सर, जो 10वां वाला है वो जीत जाएगा, फिर 8वां, फिर चौथा, यानी Q इज मोर स्टेबल देन R इज मोर स्टेबल देन, है ना। सबसे ज्यादा Q, उसके बाद R, उसके बाद P। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, है ना। यानी ध्यान से देखिएगा, जो एल्कीन होते हैं उनका भी स्टेबिलिटी हम हाइपर कंजुगेशन से बता सकते हैं, है ना। चलिए फटाफट इसको नोट कर दीजिए, फिर अभी थोड़ा आगे चलते हैं। जो इस साइड पे है, चलिए तो अल्कीनों में कैसे हुआ आप देख गए होंगे, सीख गए होंगे, है ना। फिर आगे चलेंगे हम लोग। प्लीज बोर्ड पे देखिए, अब बच गया है इन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, है ना। बेंजीन के रिएक्टिविटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, तो बेंजीनों में, यानी बेंजीन के पास अगर वैसे ही कंडीशन आ जाता है तो उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बनेगा, किस रिएक्शन के लिए, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब बेंजीन करने जाएगा तो वहां पे अगर हाइपर कंजुगेशन का केस आ जाता है तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे या इसका जवाब कैसे बनाएंगे, देखिए एग्जांपल से समझते हैं प्लीज। एग्जांपल देख लीजिए पहले प्लीज बच्चों, ध्यान से देखो एग्जांपल। मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपके सामने ये सवाल दिया गया है कि which of the following is more reactive towards electrophilic aromatic substitution reaction। क्या सवाल दिया गया है, which of the following, which above, which one is more reactive towards electrophilic सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। यानी जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने जाएंगे इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीनों में तो किस में सबसे ज्यादा होगा, है ना। बताइए कैसे चेक करना है आप लोगों को, ध्यान से समझिए बच्चों। जो अभी जो बेंजीन रिंग है, इस वाला बेंजीन रिंग, इसको आप पूरा कंसिडर कीजिए, इसको अभी ये वाला बेंजीन रिंग को कंसिडर कीजिए, है ना। जहां पे डबल बॉन्ड था आप डबल बॉन्ड को कंसिडर किए, जहां पे कार्बोकैटायन था वही कार्बोकैटायन को कंसिडर किए, जहां पे कार्बन फ्री रेडिकल था वही तो आप किए ना। तो यहां पे बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग को कंसिडर कीजिए। फिर ये वाला पोजीशन अल्फा, ये वाली पोजीशन अल्फा, ये वाली अल्फा, ये वाली अल्फा। बताइए यस, आपको किसको पिक करना है, बेंजीन को। बेंजीन को पिक करने के बाद उसका जो बगल वाला कार्बन है उसको आप अल्फा कार्बन का नाम दे दीजिए, यानी ये वाला अल्फा बन गया। फिर अगर ये बेंजीन है तो ये वाला अल्फा, ये बेंजीन है तो ये वाला अल्फा, ये बेंजीन है तो ऊपर वाला अल्फा बन जाएगा। तो बताइए कितना हाइड्रोजन है आपके पास, यस सर यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सर यहाँ पे यस सर 2 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। ये तो बीटा का हो गया ना। बताइए यहाँ पे सर 1 अल्फा हाइड्रोजन,
और यहां पे 0 अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप इतना कर पाएंगे तो आगे का रास्ता अपने आप पता चल जाएगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन is directly proportional to number of alpha hydrogen, है ना? तो बताइए किसमें ज्यादा है? बिल्कुल, अगर इसको हम P Q R S देंगे नाम तो सबसे ज्यादा P में है 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, यानी P इज मोर रिएक्टिव देन Q देन R देन S। ऐसे आप बता सकते हैं कि which one is more reactive towards electrophilic substitution reaction। यानी ये 4 जो फैक्टर हम पढ़े किन किनों में? पहला इन कार्बोकैटायन हाइपर कंजुगेशन का, दूसरा इन कार्बोआनायन इन कार्बन फ्री रेडिकल, तीसरा इन एल्कीनों में, और चौथा इन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट चलते हैं आगे। और एक इफेक्ट बच गया है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले हल्का सा कंसेप्ट के बारे में देख लेते हैं प्लीज। मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपके सामने ये सवाल आता है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ध्यान से देखिएगा प्लीज। कार्बोकैटायनों का स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। कैसे? CH2 पॉजिटिव, यहां पे लगा है CH3। अगला CH2 पॉजिटिव, यहां पे लगा है CD3। ओह माय गॉड, यानी ड्यूटेरियम, है ना? अगला CH2 पॉजिटिव CT3। इंटरेस्टिंग है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों बताइए? कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर CT3 का सबसे ज्यादा होगा, है ना? यानी अगर हम ABC बताएंगे ABC तो ऑर्डर C का ज्यादा है, फिर B, फिर A। ऐसा होगा क्या? ध्यान से देखो भाई। जी नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन, देन सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन के पास, यानी हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा होगा, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्राइटियम। तो सबसे ज्यादा किस में होगा हाइपर कंजुगेशन? हाइड्रोजन में, यानी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन डोनेट करेगा, यानी स्टेबल ज्यादा बनाएगा। फिर कौन बनाएगा? ड्यूटेरियम, फिर ट्राइटियम, यानी जहां पे हाइड्रोजन है। बच्चों यहां पे क्या है? हाइड्रोजन, यानी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? A। फिर यहां पे ड्यूटेरियम है B, फिर C। यानी अगर आप हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं तो जो हाइड्रोजन होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम में, फिर ट्राइटियम में। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एल्कीनो में, है ना? एंड ये ले लीजिए CH CD3, यहां पे लगा दीजिए H। बताइए, अभी बताइए, which alkene is more stable? Which alkene is more stable? Yes, बिल्कुल सर। अभी तो आप बताए हाइड्रोजन वाली जीत जाएगी, ड्यूटेरियम वाली हार जाएगी। हाइड्रोजन कहां पे है? यहां पे है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है। तो बताइए A और B से A जीत जाएगा B से, है ना? तो कैसे आपको इस्तेमाल करना है वो आना चाहिए, है ना? तो ये जो कुछ नया कंसेप्ट था मैंने आप लोगों को बता दिया, यानी यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट खत्म होता है। थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया है जिसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। उसी का रिलेशन होता है हाइपर कंजुगेशन के साथ। तो वो क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देख लेते हैं प्लीज। चलिए,
वीडियो लेंथी थोड़ा है इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि 5 लेक्चर में सारा का सारा इफेक्ट्स आप लोगों का खत्म हो जाए, यानी ये जो 5वां लेक्चर है इसमें पूरा इफेक्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि बहुत जरूरी है और वही इफेक्ट को आप अप्लाई करके सवाल का आंसर बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी इसको बोलते हैं HOH, है ना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बच्चों क्या होता है ना? जब भी हम अल्कीनों में हाइड्रोजन का ऐड करने जाते हैं, है ना, यानी जो भी अल्कीन होता है, मान लीजिए एक अल्कीन ले लेते हैं, इस अल्कीनों में हम जब हाइड्रोजन का एडिशन करने जाते हैं ना, हाइड्रोजन का एडिशन करने जाते हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना बेटा, यहाँ पे एक लग जाता है, यहाँ पे एक लग जाता है, एक बॉन्ड टूट जाता है ना। यानी जब भी आप एल्कीनों में हाइड्रोजन का एडिशन करने जाते हैं, क्या हो रहा है यार, ध्यान से देखो, पहले फिर से पानी दो है थोड़ा यार, पानी दो थोड़ा, हाँ वो वाला, हाँ ठीक है, चक्कर आ रहा है भाई। देखो हाँ क्या बता रहा था आप लोगों को, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, है ना। यानी जब भी आप एल्कीनों में हाइड्रोजन का ऐड करने जाते हैं तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज होता है आप उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोल सकते हैं। यानी द एनर्जी रिलीज्ड when the hydrogen is added in the alkene, यानी जब भी एल्कीनों में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, कैसे, एग्जांपल से समझिए, ध्यान से देखिएगा, है ना। यहां पे अगर आप H2 को ऐड करने जाते हैं तो बताइए कैसे ऐड हो जाएगा, है ना। एक बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा और इस साइड पे एक H, दूसरे साइड पे एक H, यानी CH3 फॉर्मेशन होगा, प्लस यहां से एनर्जी रिलीज होता है। तो जितना एनर्जी रिलीज होता है वही एनर्जी को आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का नाम दे देते हैं। यानी यहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का हाइपर कंजुगेशन के साथ क्या रोल है, ध्यान से देखिएगा। HOH is inversely proportional to hyperconjugation. क्या लिख सकते हैं हाइपर कंजुगेशन के बदले में, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यानी यहां से भी सवाल बनता है या सवाल आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड स्टेबिलिटी या हाइपर कंजुगेशन, है ना। हाइपर कंजुगेशन के साथ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्या रिलेशन है, ऐसे बोल सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। बात तो बराबर है ना बेटा। आप अल्कीन की बात कीजिए तो उसका स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन से। अल्फा हाइड्रोजन यानी हाइपर कंजुगेशन, है ना। यानी जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, जो अल्कीन लेस स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है। यानी सिंपल सी बात है, HOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जो अल्कीन ज्यादा स्टेबल है इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, जो अल्कीन कम स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है। इससे आप सवाल भी बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। जो मैंने अभी अल्कीनों में सवाल बनाया वहां पे भी आप इसको जोड़ सकते हैं, यानी उसके नीचे आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां तक आप लोगों का हाइपर कंजुगेशन कंप्लीट हो जाता है। अभी लास्ट इफेक्ट बचा हुआ है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है ना। चलिए उससे पहले थोड़ा देखते हैं, अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट की बात करेंगे, क्योंकि ये जो तीनों परमानेंट इफेक्ट होते हैं ना और एक लास्ट वाली टेम्पररी होती है ना। यानी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट,
तो सबसे ज्यादा मेसोमेरिक, और इसको रिजोनेंस भी आप बोल सकते हैं, रिजोनेंस इफेक्ट। इससे बाद कौन जीत जाएगा? हाइपर कंजुगेशन। फिर इंडक्टिव इफेक्ट। बेचारा इंडक्टिव इफेक्ट कितना छोटा इफेक्ट है ना। तो इसको ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि जब भी हम आगे एसिड बेस केमिस्ट्री का सवाल बनाएंगे तो वहां पे ये आ जाएगा। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बनाता है, या सबसे स्ट्रेंथ किसका है? मेसोमेरिक और रिजोनेंस का। फिर दूसरा हाइपर कंजुगेशन, फिर आता है इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कहीं पे हाइपर कंजुगेशन का सवाल आया है और वहीं पे भी इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट लग रहा है, तो आप हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से सवाल को बनाएंगे। दूसरी बात, अगर कहीं पे मेसोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट है तो बाकी इफेक्ट को छोड़ दीजिए, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मेसोमेरिक इफेक्ट से आंसर देने की कोशिश कीजिए, है ना। यानी सबसे ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ये स्ट्रेंथ होता है इन तीनों इफेक्ट्स का, है ना। चलिए अब फटाफट चौथे इफेक्ट पे चलते हैं, जो कि आपका टेम्परारी है ना, परमानेंट टेम्परारी, है ना। प्लीज, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पहला तो बताइए ये कैसे इफेक्ट होता है? इट इज ए यस टेम्पररी इफेक्ट। फटाफट इसको खत्म कर लेते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक होता है प्लस सी, एक होता है माइनस सी। ध्यान से इस बात को समझिए, है ना। जैसे कि सभी में तो आप देखें ना, एक प्लस आर माइनस आर, प्लस एम माइनस एम, है ना, प्लस आई माइनस आई। तो ऐसे ही यहां पे भी एक प्लस सी इफेक्ट है और एक माइनस इफेक्ट है। वो प्लस इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक अल्कीन सिस्टम दिया गया है ना, अल्कीन सिस्टम, और वही अल्कीन सिस्टम के सामने अगर एक इलेक्ट्रोफाइल दिया गया है, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल बताया था पहले लेक्चर में, अगर पढ़े नहीं है तो पहला लेक्चर देख लीजिए, है ना। अगला, अगर ऐसे कुछ दिया गया है, एक अल्कीन सिस्टम दिया गया है और उसके सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किया गया है, तो यहां पे आप कैसे इसका आंसर बनाएंगे? बच्चों ये जो बॉन्ड है ना, ये टूट के इसके ऊपर आ जाएगा। आने से बताइए, इस वाले कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव, इस वाले कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव, यानी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो बताइए, इलेक्ट्रोफाइल दिया गया है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये वाला इसके ऊपर अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद बताइए, कार्बन कार्बन यहां पे क्या जुड़ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखिए इस कंसेप्ट को। पहले क्या था आपके पास? एक एल्कीन था। एल्कीन का एक जो बॉन्ड है, दो बॉन्ड है ना, एक को हमने तोड़ दिए। कैसे? हेटेरोलिटिकल बॉन्ड ब्रेक किए, तो एक के ऊपर नेगेटिव, एक के ऊपर पॉजिटिव। आप किसी के ऊपर बना सकते हैं ना। अगर एक के ऊपर पॉजिटिव बनाते हैं तो दूसरे के ऊपर आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। फिर आप क्या किए ना, जो इलेक्ट्रोफाइल लिए हैं, नेगेटिव है तो अटैक करेगा, है ना। अटैक करने के बाद इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, है ना। तो बताइए यहां पे क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से किसके पास जा रहा है, यानी किस जगह से किसके पास जा रहा है? पाई बॉन्डों से, यानी अल्कीन से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जा रहा है। हियर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is moves from pi bond to, बोलिए, इलेक्ट्रोफाइल। यानी यहां पे जो पाई बॉन्डों में इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जा रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। यानी ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है? डोनेट कर रहा है। एंड सच टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस इफेक्ट, है ना।
समझ गए होंगे आप। अगर मैं एल्कीन हूं या मैं पाई बॉन्ड हूं, मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, यानी आप लोग इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, तो मैं अगर डोनेट कर रहा हूं तो किस टाइप का बिहेवियर दिखाऊंगा, प्लस सी, है ना। माइनस सी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक कार्बोनिल ग्रुप को, है ना, कार्बोनिल ग्रुप को कोई भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, है ना, अगर आप कोई कार्बोनिल ग्रुप को एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवाने जाते हैं, तो बताइए, जैसे कि आप जानते होंगे, ये जो कार्बन आटम डेल पॉजिटिव होता है, ये वाला डेल नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यानी जब भी आप इस बॉन्ड को तोड़ने जाएंगे, है ना, डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब यहाँ पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, होने के बाद ऑक्सीजन आटम के ऊपर नेगेटिव, कार्बन आटम के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, और इस वाली पॉजिटिव के ऊपर न्यूक्लियोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आसानी से अटैक कर सकता है ना। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसके ऊपर अगर अटैक करता है ना, तो बताइए ये वाली बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो बताइए CO पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, है ना। बताइए यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से कहां तक शिफ्ट हुआ, यानी इसके पास कम था, इसने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी इलेक्ट्रॉन लिया मतलब विड्रॉ किया, दैट्स व्हाई दिस इज माइनस इफेक्ट। हियर द, बताइए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मूव्स फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू, बताओ किसकी तरफ, कार्बोनिल ग्रुप, है ना। अगर न्यूक्लियोफाइल से कार्बोनिल ग्रुप की तरफ आता है तो आप उसको किसका नाम दे देंगे, माइनस इफेक्ट। सिंपल सी बात है बेटा, ये पॉजिटिव है ना, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, खुद की तरफ ले रहा है, अगर लेता है तो माइनस ही हो जाएगा, है ना। ये क्या किया, इसने डोनेट कर दिया, डोनेट का मतलब पॉजिटिव होता है, प्लस ही होता है ना। तो ये आप यहां से समझ सकते हैं, है ना। ये छोटा सा इफेक्ट होता है, इसका इस्तेमाल भी होता है ना, यानी ये इकलौता एक टेम्पररी इफेक्ट होता है, बाकी जो 3 होते हैं, यानी टोटल 4 से, पहले बताइए इंडक्टिव, दूसरा मेसोमेरिक, नंबर 3 हाइपर कंजुगेशन, ये तीनों के तीनों परमानेंट होते हैं, एंड लास्ट वाला जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट था वो एक टेम्पररी इफेक्ट होता है ना। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग जितने भी इफेक्ट्स है, यानी 5 लेक्चर में हम लोग इफेक्ट्स के बारे में बात किए और हल्का सा एप्लीकेशन के बारे में भी पढ़े, ज्यादा एप्लीकेशन के बारे में नहीं पढ़े हैं। कहाँ पे पढ़ेंगे, इन एसिड बेस केमिस्ट्री एंड इन एरोमेटिसिटी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर कनेक्टेड। चलिए, जय हिंद।